पहली बात तो ये बताइए कि आपने कई तरह के मास मूवमेंट्स कवर किए हैं। किसान आंदोलन में थे आप, पार्टिसिपेंट कर रहे थे, और तीनों की खास बात ये भी है इन तीनों पत्रकारों की कि ये तीनों तथाकथित जो बिग मीडिया है, हमारा कॉर्पोरेट मीडिया है, दरबारी मीडिया है, गुलाम मीडिया है, रवीश कुमार उसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, ये तीनों लोग उस गोदी मीडिया को छोड़कर आए हैं ऑल्टरनेट आज़ाद पत्रकारिता के क्षेत्र में। शाम, इस प्रोटेस्ट में जो आप कवर कर रहे थे, इसमें क्या खास बात थी? कैसे ये अलग था उन तमाम असाइनमेंट से जो आपने पहले किए हैं? मैंने जो सीजेपी प्रोटेस्ट में देखा वो ये देखा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। बाकी जितने भी मूवमेंट हमने देखे थे मोस्टली, जैसे कि जो किसान आंदोलन था उसमें ये था कि पंजाब के फार्मर्स हैं, उनके बच्चे हैं, और ज़्यादातर एक ही कास्ट और एक ही आप एक तरह से वर्ग मान सकते हैं ना। यही आपने हरियाणा के लोगों में भी देखोगे, यही एक तरह से ये जो वेस्टर्न यूपी के लोग थे वो एक ही तरह के लोग थे, एक ही तरह की बातें थी। लेकिन ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट था इसमें आपका बच्चों का शुरू हो जाएगा 14 साल से लेके एकदम 90 साल का भी आदमी वहाँ पे आपको मिल जाता है, और ज़्यादातर यंग लड़के थे जो जिन्होंने कभी गोदी मीडिया देखा ही नहीं है। वो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, अगर आप उनसे पूछो कि अमीश देवगन को जानते हो तो वो नहीं जानते हैं। अच्छा। कि अमीश देवगन कौन है। आप उनसे हो सकता है रुबका को जानते हो, लेकिन सुशांत सिन्हा को नहीं जानते होंगे। तो जो मोदी जी के जो चमचे थे उनसे इनका इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ। और मोदी जी का जो एक प्रोपेगेंडा था जो 2014 और 13 में फैलाया था, जिसकी वजह से लोगों ने, जो हिंदू मेजोरिटी थी, उन्होंने खासकर यंग वोटर्स ने मोदी को जो वोट दिया था, इन लोगों ने वो देखा ही नहीं था। इन्होंने मोदी एकदम थका हुआ, हारा हुआ और एक प्रोपेगेंडा की तरह देखा। मतलब इन लोगों ने मोदी को देखा तो दो चीज़ें इनकी काम ही नहीं आई। एक तो मोदी का ऑरा काम नहीं आया, ना गोदी मीडिया आई। तो इसलिए ये वो लोग थे जो एकदम वर्जिन थे, मतलब इस प्रोपेगेंडा से, कि इनको छुआ नहीं गया था, क्योंकि ये टीवी देख ही नहीं रहे थे। और तो इन्होंने नरेंद्र मोदी को एक हिंदू धर्म के सेवियर, जो 1200 साल बाद सम्राट आया है, उस तरह भी नहीं देखा। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर भी नहीं देखा। इन्होंने उस तानाशाह के तौर पर देखा जो एक एजुकेशन मिनिस्टर को बचा रहा था, जबकि वो एजुकेशन मिनिस्टर लोगों के और बच्चों के ऊपर रोंद रहा था। मेनली ये वो जनरेशन थी जिसने ये देखा कि कोई हिंदू खतरे में ही नहीं है। अच्छा। ये जो हिंदू खतरे में ये इन्होंने 2012 से चला रखा था और पहले से चला रखा था। तो जो आते आते 2021 22 ये डाइल्यूट हो चुका था। और ये जो बच्चे थे, इनको किसी से भी देखो, उनके सबके मुस्लिम दोस्त थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे लड़के थे। जैसे मैं गाँव में रहता था, तो जब भी मैं एक मुस्लिम गली से जा रहा हूँ, मुस्लिम रास्तों से जा रहा हूँ, मान के चलिए शहरों में, तो एक डर था कि यार ये पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप कभी उस कल्चर से मिले ही नहीं हो। आपने नॉन वेजिटेरियन दोस्तों से नहीं मिले हो, एक छत में नहीं रहे हो। जब मैं दिल्ली आया, हॉस्टल में रहा, एक साथ मुस्लिम दोस्तों से मिला, तब जाके मेरा जो कल्चरल गैप था वो ख़त्म हुआ। तो ये वो बच्चे थे जो ऑलरेडी, जिनके पास ये एक्सेस थी जो कल्चरल वाली, कि उनके पहले से मुस्लिम दोस्त भी थे। तो ये इनको ये था कि भाई ये क्या, ये जो हिंदू खतरे में, ये क्या है, ये तुम्हारे रिलेट ही नहीं कर रहे कौन हिंदू खतरे में है। एक तरफ वो कहते हैं फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ उनकी पुलिस जाके पुलिस केसेस रजिस्टर करती है, डॉक्स करती है लड़कियों को, यानी उनकी तमाम प्राइवेट जो डिटेल्स हैं उनको टेलीविजन पर, सिर्फ ट्विटर पे नहीं, बाकायदा टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। उनकी पुलिस और उनके गुंडे और तमाम आरएसएस के लोग मिलकर एक 15 साल की बच्ची को इतना डरा देते हैं, इतना झुका देते हैं कि दोनों हाथ ऐसे जोड़कर वो माफ़ी मांगती है। आज इस देश में सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ तनुश्री नहीं, हर औरत महसूस कर रही है कि इस पुरुषवादी समाज ने, इस पुरुषवादी जो वर्चस्व है, उसने महिलाओं को, भी 15 साल की मासूम बच्ची के हाथ, हमें लगता है हम सब के हाथ जुड़े हुए हैं और हम सब इस देश से माफ़ी मांग रहे हैं कि हम ये इनकलाब क्यों लेकर आए। तो अपन सोचते थे कि अगर कल को प्रोटेस्ट हुई ऐसे हालात में तो वही 4 लोग नहीं आएंगे। तो हमें लगता था कि 4 लोग भी अब बचे नहीं है। पहले 100 लोग बचते थे, फिर वो 100 से 80 हुए, 80 से 60 हुए। अब ऐसा लगता था कि 20 लोग भी नहीं आएंगे किसी प्रोटेस्ट में। लेकिन जब ये जो 20 तारीख वाला हुजूम जब मैंने एकदम से देखा अपनी आंखों के आगे, जैसे मैं गाड़ी में से उतरा हूँ, मैंने देखा कि बैरियर इन्होंने बहुत दूर से लगा दिए थे। बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहीं से इन्होंने बैरियर लगाना शुरू कर दिया था। तो हमने जो देखा कि सीपी से ही बैरियर लगने शुरू हो गए और लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। जो हम मीम्स में नहीं देखते कि कॉकरोच ऐसे एक एक करके आ रहे हैं, और हजारों की संख्या में आ गए। फिर पता चला भाई ये लोग हमारे लोग हैं, हमारे लोग इतने लोग हैं, मतलब ये तो हम तो बहुत ज्यादा हैं, हम तो ताकतवर हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे लोग इतने एग्जिस्ट करते हैं दिल्ली में। जो हमें अभी तक लग रहा था कि अभी तो हमारे 20 लोग नहीं बचे, हमें तो लग रहा था हर जगह तो इलेक्शन हार रहे हैं,
हर जगह तो पिट रहे हैं अपन लोग, लेकिन पहली बार दिखा कि ये तो वो जनता है, ये तो सरकार बदल दे, जिस दिन चाहे उस दिन बदल दे। बदल तो दी, बिल्कुल, मैं आपको मंत्री बदल गया। मैं बता रहा हूँ कि 20 तारीख की जो 20 जुलाई का जो मार्च था, उस दिन जो प्रोटेस्ट करने आए थे, उससे पहले के जो लोग थे वो ऐसे थे कि सर प्लीज़ हमारी, देखो भैया हमारी मांगे नहीं सुनते, भैया आप लोग हमें कवर करने क्यों नहीं आते, भैया उनको भी बोलो वो भी कवर करने आए, भैया प्लीज़ हमें कवर करो। लेकिन 20 जुलाई की मार्च को जो इन्होंने पीटा लोगों को, उसके बाद जो भीड़ की जो फीलिंग थी वो ही बदल गई, वो भीड़ कुछ और हो गई। मतलब 21 को तो खैर कम लोग आए थे, लेकिन जैसे ही पता चला लोगों को कि पैरामिलिट्री फोर्सेज आने वाली हैं या ये मोदी गवर्नमेंट इसको कुचलने वाली है, हाँ, तो जैसे ही लोगों को ये पता चला, फिर अचानक से 22 तारीख को सेम भीड़ आई है। जो मतलब जुलाई वाले जो 20 जुलाई का मार्च था उतनी तो नहीं आई, लेकिन दोबारा पहली बार इतनी भीड़ आई 22 को, फिर 23 को आई है। तो वो ऐसी भीड़ थी कि अब हम, मतलब अब या तो आप मानोगे या फिर हम मनवाएंगे। वो डर खत्म वो हो गया, भीड़ ऐसी थी मैम, हाँ, उस भीड़ में ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि वो उसमें थे कि पुलिस वाले आओ हमें मारो, अब तुम हमें हम पर लाठी चला के दिखाओ, अब तुम आंसू गैस के गोले गिरा के दिखाओ। वो भीड़ ऐसी थी कि अगर ये जो 26 तारीख का जो मार्च था, मैंने ये बात बोली भी थी अपने वीडियोज में कि अब जो मैं भीड़ सेंस कर रहा हूँ वो डिफरेंट है, ये वो वाली भीड़ नहीं है जो अभी तक आंदोलन में आ रही थी। हाँ, ये भीड़ एकदम उसमें थी कि या तो आप हमें मार दो या फिर आप बचोगे नहीं, इस तरह की भीड़ थी। तो जो 26 मार्च वाला, जो 26 तारीख को जो इन्होंने कॉल दिया था कि पूरे देश में प्रोटेस्ट करें, आप देखोगे कि मुंबई में किस तरह से बड़ा आंदोलन हो गया था, लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन दिल्ली जैसा ही बड़ा आंदोलन मुंबई में हुआ है ना, दिल्ली जैसा ही आंदोलन पटना में हो रहा था, दिल्ली जैसा ही इलाहाबाद में हो रहा था, कानपुर में हो रहा था, जयपुर में आप देखो कितना बड़ा आंदोलन हो गया था। अगर 26 मार्च वाला हो जाता तो मुझे लग रहा है कि 26 अगस्त मोदी जी नहीं देख पाते हैं। अगर बड़ी चीज हो जाती है। हाँ, इनको इस्तीफा तो इनके ऐसे मुंह में से निकाला है लोगों ने, और इनको देना पड़ा। ये नहीं कह रहे ना कि हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं है। मोदी जी 2 महीने में जाते, मोदी जी ने उसकी 1 साल बढ़ा लिया है कि अब मोदी जी हो सकता है अपना इलेक्शन पूरा करके जाएं। नहीं तो जैसे नीतीश कुमार है या चंद्रबाबू नायडू है, इन लोगों को भी एक दिन अपना समर्थन वापस करना पड़ता है, क्योंकि आप जनता के सामने कितने दिन खड़े रह जाओ। बहुत आ रही है इस प्रकाश में, इसको रजिस्टर करना जरूरी है कि मोदी जी नहीं भांप पाए थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही होती है तानाशाही की, कि तानाशाह अपने आसपास से तमाम आलोचकों को दूर कर देता है और वो सिर्फ ऐसे लोगों को रखता है जो उसमें एक बीन बजा रहा है, एक ढोल बजा रहा है और बाकी ताली बजा रहे हैं। तो 2024 के इलेक्शन में भी देखिए, मोदी जी को किसी ने ये बताया ही नहीं कि आप चुनाव हार रहे हैं। उनको तो लग रहा था 500 सीटें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है इसमें भी बताया जा रहा है कि जो इनके पार्टनर्स हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, सहयोगी दलों ने दबाव बनाया कि हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है आपके चक्कर में। मुझे आप बताइए, मैं एक पुरुष मानसिकता से देखना चाहती हूँ उसको, फिर धनुषी से बात करूंगी। मुझे लगता है कि इस वक्त एक वो अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान भी हैं, ऐश्वर्या राय भी हैं, मोहब्बतें, वो जो एक पेट्रियार्क होता है अनुशासन वाला, और उसमें हर बच्चा जो है वो परंपरा तोड़ देता है, मर्यादा तोड़ता है, अनुशासन तोड़ता है। क्या वो मिलेनियल का है, वही तो तोड़ता है। एटलीस्ट उस मोहब्बतें में, आई एम वेरी सॉरी मैं आपको क्वेश्चन कट कर रही हूँ, अमिताभ बच्चन के जो लोग होते हैं वो माँ बहन की गालियां नहीं दे रहे होते, तो वो आदमी संस्कृति की बात करे फिर भी समझ आता है। यहाँ कौन से लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। जो रात दिन, शाम ने तो आज बहुत अच्छा ही रील बनाया है, जो लोग गाली देते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, और वो कुछ बड़े लोग भी नहीं है, ऐसे कोई भी रैंडम लोग है, पर क्योंकि सर, हाँ, क्योंकि उन्होंने गाली दी। मैम गाली तो बहुत छोटी बात है हम लोग, और आपको तो डेफिनेटली पता होगा मैम, मैं तो क्या ही बोलूं आपके सामने, रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स मिले हैं सिर्फ अपना काम करने के लिए। जिन्होंने बच्चों को मरवाया हो, गर्भवती महिलाओं को मरवाया हो 2002 में, उनके मुंह से आप गाली वाली बात है तो क्या है ना। और दूसरा, मैं जब आप उस लड़की का जिक्र कर रही थी जिसको इन्होंने माफी मंगवाई है, जिसने सो कॉल्ड गालियां दी थी मेलोनी को लेकर और ये सब चीज, मैं ऑन कैमरा ये मैं बीच में रोक के कहना चाह रहा था कि बहन, तेरी सॉलिडारिटी में फुल सपोर्ट है तुझे, तू जहाँ पर भी हो, तूने एक बहुत ही इनाम का काम किया है। मैं, श्याम मीरा सिंह और बहुत सारे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और कभी तुझे हिम्मत नहीं आनी, तूने जो किया यार वो क्रांति का काम किया है। बट श्याम, रुचिका की गलती तो है कि मतलब जो लैंग्वेज हमारे पार्लियामेंट में बोली जानी चाहिए उसने सड़क पे बोल दी।
उसको तो अच्छा, ये एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि अभी तो वो 15 साल की है, उसको 21 साल का होने देते हैं, 25 साल का होने देते हैं, उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं हाँ, और वहां जाके वो गाली बक सकती है। कंगना रनावत की फेवरेट हो ये अच्छा, जाएगी ये वो। ठीक रहे। मैम जैसे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका में एक जनरेशन पैदा हुई थी, बीट जनरेशन। तो बीट का मतलब था कि थकाऊ, हारी हुई। तो हमारी जो जिसे मिलेनियल कहते हैं इंडिया में, वो दरअसल उस समय की बीट जनरेशन है। और उसके बाद आई थी हिप्पी जनरेशन, जिसने अपनी जो 9 to 5 जॉब है, या जो पैसे की स्टेबिलिटी की बात है, या जो समाज के ढकोसले हैं, दोगलापन है, उसके खिलाफ उन्होंने बोला कि हम जो मर्जी आएगा वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो गालियाँ या ये जो बच्चे हैं ना, ये दरअसल उस जमाने के जो हिप्पी थे, ये वो जनरेशन है जो म्यूजिक से रेवोल्यूशन ला रही है, जैसे वो लोग लेके आए। मतलब इनके अंदर वो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिया में वैसे भी भारत 60-70 साल पीछे रहता ही है, तो इंडिया में दरअसल अब जाके हिप्पी मूवमेंट शुरू हुआ है। और जो सीजेपी मूवमेंट था वो दरअसल वो हिप्पी मूवमेंट के लड़ाके थे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो टाइम गया इनका, ये इन्होंने जो बैलेट से इधर एडजस्ट करके इधर ईसीआई इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर लिया, इधर वोटर लिस्ट कर ली, इनके ये लास्ट दिन चल रहे हैं। पहले मुझे ये लगता था कि यार कुछ बच के वीडियो बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जेल चले जाओ, और जेल चले जाओ 6-6 महीने पढ़े हो, हाँ। 1-1 साल पढ़े हो। पर मैं आज मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आपकी जनरेशन इतनी जाग चुकी है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि आज ये किसी जर्नलिस्ट को अरेस्ट करें, किसी एक्टिविस्ट को अरेस्ट करें और उसे 6 महीने रख जाएं। मुझे पता है अगर इन्होंने किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी एक्टिविस्ट को अगर इस तरह से गलत तरीके से इन्होंने अरेस्ट करके 6 महीने डाल दिया, मैं कह रहा हूँ इनकी सरकार 3 महीने नहीं रहेगी, ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। मैं देख के आया हूँ ना लोगों को। अब वो जनरेशन नहीं है जो मोदी जी से डर रही है, अमित शाह से डर रही है। ये अमित शाह, मोदी सब फेल इनके आगे। मुझे लगता है उस जनरेशन का खून से कुछ ट्रांसफर आप ट्रांसफर करा के आए, वो एनर्जी मुझे जेनजी वाली दिख रही है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पहले मेरे को डर लगता था कि क्योंकि कोई बचाने नहीं आएगा, पर मुझे पता है कि बचाने वाले हैं। मैम ये जो शाम जो जिस भावना में बोल रहा है ना, और लोग बहुत मुझसे तो गुस्सा हुए, लोग फोन करके पर्सनली कि तुम लोग इतना क्यों। मैम ये लोग समझ नहीं पा रहे कि हम लोग ना पिछले 12 साल से ना रो रहे हैं, भीखे मांग रहे हैं, हमारी नौकरियां ले ली, हमको माँ को घर से उठा लेंगे, तुम्हारे घर में घुस के तुमको उठा लेंगे, रेप कर देंगे, मार डालेंगे अपना काम करने के लिए। हम बोलते जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हम क्या अपने घर की कहानी दिखा रहे थे? देश में जो हो रहा है वो दिखा रहे थे ना, हमेशा से दिखाते आए हैं, काम ही ये है। मैम इन्होंने इतना दबाया ना डर के, इसलिए आज हम लोग की ये फीलिंग आ रही है कि अब तो तुम करो, अब तो तुम देखो तुम लोग क्या करोगे, हमको जेल में डालोगे, मरवाओगे, कोई बात नहीं, मेरा एक मरने से मेरे जैसे और 10 आएंगे। तो वो मैम ये फीलिंग इसलिए आ रही है, हमको कोई पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ी ना है बीजेपी से, मोदी जी से, हमें क्या लेना देना है। नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम तो है, उनकी आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है आपको। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक इट्स अ पोस्ट। वो लड़की ने भी जो गाली दी थी, उनको कोई पर्सनल उनसे दुश्मनी नहीं है, उन्होंने उस पोस्ट को बोला था कि सर आप क्या कर रहे हैं। एक 15 साल की लड़की की गाली देने से, जिसको आपको घर पे जाके समझाना चाहिए कि ठीक है यार ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करो, जो आप कर रहे हो अच्छे से आप करिए। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है दुनिया देश में, आपने वो सब भुला दिया। वैसे भी मैम गाली क्या है, कमजोर का एक्सप्रेशन है। हाँ। कमजोर आदमी का एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो लाठी नहीं मार सकती, वो उसके पास आंसू गैस का राइट नहीं है कि वो तुम मतलब ऐसे रास्ते से जा रहे हो फिर भी कोई पीछे से लात मार दे, है ना, उसके पास ये राइट नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही है कि वो बस FIR करने का राइट किसके पास? पुलिस के पास है। लाठियां करने का पुलिस पे है, आदेश देने का मोदी जी के पास है। वो लड़की के पास क्या है? कमजोर आदमी के पास तो सिर्फ यही है ना कि बस गाली दे सकता है। ये बात शाम आप ही कह सकते थे कि जो कमजोर होता है उसके पास जो कोई बल नहीं है, उसके पास सत्ता का, धन का, बाहुबल कुछ नहीं है, तो उसके पास एक है कि मुंह से बुरा क्या। हाँ, मैं तो ये सभ्यता और कल्चर वैसे भी नहीं मानता। ये जो लोग कहेंगे आके कि भाई गाली क्यों दे, गाली उसका भी तो तरीका है। मतलब मैं उस लड़की पे वैसे भी कोई राइट नहीं है, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको भी मैं बताऊं कि तू ऐसे बात कर, तू सभ्यता दिखा, तू थोड़ा तमीज दिखा। क्यों भाई, मैं तो नहीं गाली दे रहा ना किसी को, सही बात है, क्योंकि आप पे मेरे पे नहीं गुजर रही, जिस पे गुजर रही है वो अपने तरीके से कह रहा है। अब मतलब वो भी हम बताएं उसको कि तू किस तरीके से कहे। मतलब जो विक्टिम है, ये लोग बच्चे थे, इनको पीटा है इन्होंने। तो आप ये कह रहे हैं कि विक्टिम को, पीड़ित को हम भाषा नहीं सिखाएंगे, वो अपनी भाषा में बोलेगा, जो भाषा उसके अखबार अपनी भाषा के होंगे, उसके नारे अपने खुद के होंगे, उसके गाने अलग होंगे। उनके गानों को हम नहीं बता सकते कि तुम AR रहमान की तरह क्यों नहीं बना रहे हो। हम नहीं कहेंगे देखो जावेद अख्तर ने भी तो बड़े शेर लिखे हैं, उन्होंने कितनी अच्छी भाषा में लिखे हैं, तुम गाली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। पर ये लोकगीत हैं, ये जनता के गीत हैं, ये जो भी चीजें आई हैं, गालियां लोकगीत बन गए। हाँ, ये वो जो गीत जैसे कहते हैं ना कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, मतलब कब्रिस्तान में दबाना चाहा, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा,
आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है, कहीं 16 कहीं पत्थर तो कहीं शबनम बन के। वाह वाह वाह। तो यही वाली फैज बात है। अहमद फैज, हाँ, फैज अहमद आप फैज। अच्छे आदमी बनो। मनमोहन सिंह को कोई इस तरह की गालियां क्यों, ये पहली जनरेशन, मतलब इतनी इकट्ठी गालियां। ठीक है, लोगों ने बोला कि ये तो बोलता नहीं है, ये सोनिया गांधी तो ऐसी है ना, लोगों ने ये चीजें बोली, लेकिन इतनी गालियां जो दिल से निकल रही है लोगों के, ये तो उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्री बन चुकी है हमारे दिल के अंदर कि ये गालियां खुद ही उत्सर्जित हो रही हैं, इमिशन हो रहा है। इमिशन जो कहते हैं ना फिजिक्स में एक वर्ड है कि वो खुद ही उत्सर्जित हो रही है। और ये लोग सोच ही नहीं रहे एक सेकंड कि हम एक सेकंड तो बैठ के सोचे कि अच्छा चलो हमने क्या किया। ये लोग दबाते जा रहे हैं, नए नए तरीकों से गैसलाइट किया जा रहा है। और जो भी गाली वाली एक बात थी ना मैम, ये मेरे सामने हो रहा था, तो एक मदर थी प्रोटेस्ट में, उनको पुलिस को भी पता था कि यहाँ पे मदर्स भी बैठी हैं, वाइफ्स भी बैठी हैं जो भाग नहीं पाएंगी उतनी तेज जितना तेज बच्चे भाग लेंगे, फिर भी उन्होंने मारा। सबसे पहले तो ना उनका जो बेटा था 15-16 साल का लड़का था मैम, उसको पुलिस बहुत मार रही है और वो हाथ जोड़ रही है कि सर मत मारिए, सर मत मारिए, क्यों आए थे तुम प्रोटेस्ट पे। तो उनकी ना माँ के मुंह से निकल गया कि तुम्हारे भी बच्चे ना किसी दिन ऐसे ही मरेंगे और ऐसे ही पिटेंगे। तो कोई साइड में बोल रहा है आप पुलिस वालों को इतनी गाली दे रही है। वाह वाह। अभी एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया राहुल गांधी को, राहुल जी कहता रहा कि राहुल जी पुलिस वालों के बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि पुलिस वालों को भी पीटा गया। अरे भाई, उसके हाथ में बट है, उसके हाथ में गन है, उसके हाथ में लाठियां हैं, उस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो, लेकिन तुम वो भी इंडिया टुडे का सोचिए, जिस इंडिया टुडे के बारे में थोड़ा कहा जाता था कि जर्नलिज्म कर रहे हैं। वही जो रिपोर्टर था उसको राहुल गांधी ने क्रिसमस पे एक पोस्ट की थी, उसको बड़ी समस्या थी, कह रहे राहुल गांधी ये कोई हिंदू नहीं है, देखिए क्रिसमस पे उन्होंने पोस्ट किया। फिर उन्हीं के रिपोर्टर साथियों ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने दिवाली पे भी पोस्ट की थी, तो फिर एकदम निशब्द हो गए कि अब क्या कहूँ। तो वही रिपोर्टर जिसको राहुल गांधी की क्रिसमस, तो ये जो एक जातिवाद, सांप्रदायिकता और महिला विरोध और गरीब विरोध, ये पूरा एक बुके है, बुके बन के एक व्यक्ति आपके सामने आता है, ये बुके बन के टीवी का रिपोर्टर बन गया है। बन जाता है, ये अच्छा बुके बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ, अब हमारे मोदी जी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वो सेल्फी मोड में अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनको सेल्फी क्यों बनाना पड़ रहा है? उनके पास 50 कैमरे वो लगा सकते हैं श्याम, तो आपकी तरह बुरे क्यों दिख रहे हैं वो? आप सेल्फी में एकदम अजीब सा आपका वो फ्रेम रहता है, आधा फ्रेम आप ऊपर रहते हैं, आपको ये सब करने की जरूरत पड़ी है, मोदी जी क्यों कर रहे हैं? ये तो देखो, इनको ये लग रहा है कि इनको दरअसल ये जो पूरी चीजें हुई हैं सीजेपी वाली, वो दरअसल इनकी बीजेपी जो आईटी सेल थी, मतलब सीजेपी मान के चलो एक बहुत बड़ा टैंक है, और उसके सामने इनकी जो बीजेपी आईटी सेल थी, जो पहले गुंडा बनती थी कि हम यहाँ के ठेकेदार हैं, सोशल मीडिया के, जमीन के, ये इनके जो बजरंग दल वाले थे, विश्व हिंदू परिषद वाले थे ना, पहले ये क्या करते थे, पहले के लोगों को धमकियां देते, क्यों नहीं आ गया कोई भी वहां पे प्रोटेस्ट पे, क्यों नहीं आ गया? ट्राई किया था ना? हाँ, किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये जितने कह रहे हैं हम 26 को आएंगे, एक वो मीम नहीं पंचायत में, हम आएंगे, हम सबसे लास्ट में आएंगे, तो ये 26 को आए जब प्रोटेस्ट खत्म हो गई। तो ये बात ये है कि मोदी जी को लग रहा था कि भाई आईटी सेल तो खत्म हो गई, अब मैं बचाऊंगा, मेरे अंदर इतनी बुद्धि है कि मैं अब इस जैन जी को कन्विंस कर लूंगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आप कह रहे हो ना कि कई बार तो मन करता है पूरे दिन आपसे ही बातें करूं, मोदी जी ने ये डाला आज। तो भाई मैं अगर मोदी जी का सलाहकार होता, मैं आपसे यही कहता कि सर आपके पास मैक्सिमम 1 साल का या और ज्यादा मैक्सिमम 2 साल का है टेन्योर, अगर इसे 2 साल को टेन्योर को काटना चाहते हो तो चुपचाप एक फेविक्विक लो, अपने मुंह पे बंद करो और चुपचाप अपने पीएमओ हाउस में शांत रहो। इस देश के लोग वायलेंस वैसे भी बिलीव नहीं करते, वो बैलेट से ही हराएंगे आपको, बैलेट से ही हटाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि 2 साल आप शांति से बिना लोगों को तंग किए और बिना आप वो जो पीएम हाउस में रहना चाहते हो, तो आप शांत रहो, सो जाओ। जितना आप बोलोगे इन लोगों में उतना ही गुस्सा। जैसे अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने एक वीडियो डाली है कि मुझे तो गालियां दी जा रही हैं, लेकिन कमेंट में लोग और ज्यादा गालियां दे रहे हैं, लोग और रील बना के गालियां दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बच्चे क्या बोल रहे हैं, जेनजी वाले कह रहे हैं कि थैंक गॉड, देखो हमारी गाली उन तक पहुंच तो गई। तो वो खुश हो रहे हैं कि हम जो गाली दे रहे थे। लेकिन अनमोल, मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के कई सेल्फी वीडियोस आ चुके हैं। अब इस वीडियो में खासकर जब वो ये कह रहे हैं कि मेरा मन करता है आपसे बात करते चले जाऊं, और वो खुद माफी मांग रहे हैं, मुझे कोई याद दिला रहा था कि किसने अलग अलग, जो किसी ने, प्रधानमंत्री ने बैंक कार्ड जारी किया, किसी ने आधार कार्ड जारी किया, किसी ने फला और कोई कार्ड जारी किया, इनका जो है विक्टिम कार्ड जारी हो रहा है। शाम की जब आप इस लड़की का वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि देखिए वो लड़की का वीडियो नहीं है, वो एक पूरी कौम को झुकाना है, वो पूरी एक लड़की जात को झुकाया है इन्होंने
मैं उस लड़की में रिप्रेजेंटेशन देखती हूँ, अपना भी, अपनी माँ का भी, अपनी बहन का भी और उससे छोटी जनरेशन का भी। मुझे लग रहा है कि पूरी एक औरत जात को इन्होंने सताया है, उसको हाथ पकड़ के माफ़ी मंगवाई है। जब आपने देखा और आपने प्रोटेस्ट को हर घंटे कवर किया, आपने उस लड़की को वहाँ देखा भी, कई बार वो फीचर हुई, मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं? उस लड़की और 3 और लोगों से माफ़ी मंगवाई गई है। मैम मुझे ये लगता है कि अभी ये कुछ भी करवा लें, कुछ भी करवा लें। जैसे कंस था, मथुरा का रहने वाला हूँ तो कंस की कहानी बताऊंगा। तो कंस ने क्या है कि जब उसे ये पता चला कि देवकी के पेट में मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु मेरी बहन के ही पेट से जन्म लेगी, तो उसने जब जेल में डलवा दिया। अब वो इंतजार कर रहा है कि इसका जब 8वां पुत्र आएगा जो मुझे मारेगा, इससे पहले कि मैं सारे ही बच्चों को मार दूं। तो उसने पहले से लेके पहला मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, फिर जब 8वां आया तो वो हाथ ही नहीं लगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो CJP के ये जो हमारे जैन बच्चे आए ना, ये देवकी के 8वें पुत्र हैं और भारत में देवकी के 8वें पुत्र जन्म ले चुके हैं। तो अब कंस कुछ भी कर ले, चाहे कितनी भी कुश्तियां लड़ाए, कितने भी हाथी चलाए, चाहे कितने भी सेनापति भेजे, कृष्ण जन्म ले चुके हैं। श्याम के नाम से, कन्हैया के नाम से, यशोदा के यहाँ पल रहे हैं, कहीं नंदनवन में पल रहे हैं, कहीं कोई द्वारका में चले गया। तो अब ये जो है इनका अंत निकट है। इस सरकार का जो इन्होंने 2014 से लेके इन्होंने जो परेशान कर रखा था लोगों को, इतना मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई पर्सनल हेट्रेड नहीं है मोदी से या कोई मेरे घर का आदमी नहीं है। पूरा इस चीज़ से है कि इन्होंने लोगों को कुछ समझा ही नहीं, उनकी क्या औकात है। मतलब इन्होंने पूरा बस यही काम किया कि भाई इससे मेरे पैसे आते हैं, इनको पैसे वाले बनाते रहो कि ये अंबानी है, अडानी है, या इससे मतलब इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आ रहे हैं, फलानी कंपनी, इनको ठेके दे दो। अब चाहे वो ठेके से लोग मरे, पुल टूटे, चाहे सड़कें फूटे, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इलेक्शन मैनेज करना है। इस पूरे प्रधानमंत्री का काम सिर्फ यही रहा। तो मुझे लगता है ये जो पूरी गुस्सा है, या उस लड़की की जो गुस्सा थी, चाहे हमारी गुस्सा है, वो उसी चीज़ की गुस्सा है। श्याम, आपके जैसे लोग, इतने बड़े नेटवर्क से आपने इस्तीफ़ा दिया, वो भी बड़ा ड्रामेटिक, बड़ा नाटकीय रहा उस वक्त भी, वो भी बताइए हमें। लेकिन मुझे ज़्यादा फिक्र ये होती है कि जैसे आपने कहा कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जैसे वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, क्विंट है, इन तमाम ने भी बहुत अच्छी कवरेज की है। आई मस्ट से दैट, मैं इनको आई एम नॉट गोइंग टू राइट देम ऑफ। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जैसे किसान आंदोलन हुआ, NTCA NRC हुआ, इसके अलावा पहलवानों का आंदोलन हुआ, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जर्नलिस्ट थे, मेरे जैसे भी, जो इस प्रोटेस्ट को उन प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। इसमें एक नई बात मुझे देखने को मिली कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपके जैसे, तनुश्री जैसे, और 6 नाम और गिना सकती हूँ, बिल्कुल आज़ाद पत्रकार जो अपने बुनियाद पर खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे फिक्र ये होती है कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, आपके पास प्रेस कार्ड है लेकिन अपना एक अकेले आदमी का बनाया हुआ प्रेस कार्ड। खुदा ना खास्ता आपको कल के कुछ हो जाए तो कौन आपको सपोर्ट करेगा? कोई चोट लग जाए या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो जाए, थाने में ले जाएं, आपके तो एडिटर भी नहीं है कोई जो आके आपको बचाएंगे। तभी तो लड़ते हैं मैम, हमें पता है कि हम पे कोई चेक इन नहीं है, या चेक क्या कहते हैं उसको। श्याम को तो अभी रिसेंटली डिटेन भी कर लिया था। ये फोन करेगा, इसको लगेगी तो ये नहीं, वाकई कोई सरपरस्ती नहीं है। यही इस पूरे जैसे चाहे जितने भी सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, मैं किसी का नाम लूंगा तो फिर होगा अगला कहेगा कि मेरा नाम नहीं लिया, कितनों के नाम कुछ नाम तो ले लीजिए, कम से कम कुछ नाम ले लीजिए। सार्थक है, समदीस भाई का आपने एक, आप देखो ना कि मतलब हमने एक ऐसा देश बना दिया जहाँ समदीस जैसे कूल आदमी को तुमने किस रूप में ला दिया कि वो आदमी एकदम बोल, मैं मरने के लिए ही तैयार हूँ, कैमरामैन पार्थ आओ, है ना। तो हमें ये देखना है कि हमने इस देश को कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। आप देखिए समदीप जैसा कूल आदमी एकदम चिल है, लोग उसके इंटरव्यू सिर्फ इसलिए देखते हैं कि उनको बहुत मुश्किल वाली चीजें नहीं देखनी, परेशान हो गए, थोड़ा चिल कंटेंट देखना है तो लोग समदीप को देखने के लिए आते थे। आपने उस समदीप को क्या बना दिया? समदीप थोड़ा ना, चलो तुम उमर खालिद को गाली दे लोगे, तुम संजीव भट्ट को गाली दे लोगे, तुम और भी एक्टिविस्टों को दे लोगे। समदीप तो एक्टिविस्ट भी नहीं था, समदीप तो इस देश का सामान्य आदमी था जो जस्ट कूल वीडियोज बना रहा था, है ना। वो आदमी मरने पे आ गया कि चलो तुम मुझे मार ही लो, तुम मुझे मारो, मेरे कैमरामैन को मारो, और उस बीच में खड़े होके कहता है कि कैमरामैन पार्थ तुम रिकॉर्ड करो। वहां पे ऐसे लोग थे, वहां पे रमित था, रमित जिसने जिंदगी में कभी फेस नहीं दिखाया, पीइंग ह्यूमन नाम से उसका चैनल है, आप लोग सर्च करना। वो बंदा प्रोटेस्ट में आता है गोवा से, पैसे नहीं थे, इंस्टाग्राम पे डाला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे प्रोटेस्ट में जाना है, तो इंस्टाग्राम वालों ने पैसे दिए, और वो बंदा प्रोटेस्ट में जहां लड़कों को पीटा जा रहा था वहां बीच में घुसता है और उसकी खोपड़ी फुड़वा के आता है।
उसकी खोपड़ी फूटती है, उसका पहली बार उसका फेस रिवील होता है। और इस तरीके से होता है कि मान के चलिए कोई बंदा 8 साल से बिना फेस के वीडियो बना रहा है और उसका चेहरा आता है खून से लथपथ। मैं ही था मतलब वो। इससे ज्यादा, हाँ मतलब ये होगा कि बेस्ट। हाँ, मेरे वो सामने ही हुआ हाँ। था वो। सामने ही हुआ था। अच्छा क्या हुआ? एक्चुअली लाठी जनपद पर, वो उधर से पुलिस सबको भगाते हुए जनपद पे आई थी, तो लाठी चार्ज कर रही थी पुलिस। तो रमित भी थे वहाँ प्रोटेस्टर्स के साथ, तो वो आए पुलिस वाले, तो पहले एक डंडा मारा, तो रमित ने कहा कि और मार लो, तो उसने सर पे ही मार दिया। उसने बोला मार लो और फिर मार दिया। हाँ हाँ मैम, ये तो हो ही रहा था मैम। आई हैव नेवर क्राइड। मैं तो पता नहीं, हम लोग मिलिटेंट्स के साथ बैठ के आ गए हैं, हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट जोन कवर कर लिया है हम लोग। मैं तो कभी नहीं रोई हूँ। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे अच्छा बड़ी तेज रोना आ गया। नहीं मैम, फिजिकल दर्द नहीं हो रहा था। फिजिकल तो दर्द हो ही नहीं रहा था कि तुम और मारो, हमें सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम उस जगह का वाइब ऐसा हो गया था। और एक हद होती है जब आप दूसरे को हिम्मत दिखाते हुए देख रहे हैं, आपकी भी हिम्मत आती है आउट ऑफ, मतलब मैम मुझे तो इसलिए मैं रोई थी उस दिन कि यार मेरी मम्मी की उम्र की महिलाएं थी वहां पे जो नहीं भाग पा रही थी, अपनी बात बोलने आई थी सिर्फ। आप उनके लिए एग्जिट प्लान बनाते। ये कौन सी स्ट्रैटेजी, कहाँ का प्रोटोकॉल है मैम? ये कहाँ का प्रोटोकॉल है? आप मुझे कोई किताब, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस का, आर्मी का कोई प्रोटोकॉल दिखा दीजिए जो बोलता है कि इस तरीके से आपको करना है। इन लोगों ने बोला है हमने फोर्स ग्रेडियंट यूज किया है। फोर्स ग्रेडियंट मतलब ग्रेजुअली फोर्स इंक्रीज करना। वार्निंग दीजिए, लाठीचार्ज करिए, पैलेट इस्तेमाल करिए, एवरी एंटी राइट गियर। तो ये फ्रेंच शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इसका संस्कृत शब्द नहीं है? मैम कोई फोर्स ग्रेडियंट की नहीं था कोई। इसका संस्कृत शब्द में लवड़े ही ना बुझ्जा में। मैम मैंने ना, हम लोगों ने मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट कवर, मैं तो पहले दिन से कर रही हूँ, 2023 से मैं कर रही हूँ। और सच में, क्योंकि कुछ लोगों को अभी लग रहा है कि अरे हम लोग तो पूरा इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो रहे हैं, पुलिस ही हमको गंदी लगती है, हमको आर्मी ही गंदी लगती है। मैम वहाँ पे ना, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर सम ऑफिसर्स एंड स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स। और मैं ये बार बार बोल नहीं पाती हूँ, ऑब्वियसली इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, बोथ। मैम वहाँ पे ना मैंने अपनी नजरों के सामने देखा है दैट people whatever, like insurgents or you know, people with guns, they have opened fire on the army. उन लोग गोली चला रहे हैं, असॉल्ट राइफल से गोली चल रही है और मेरे सामने की बात है। और जो आर्मी के जो कमांडर्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग नहीं ओपन फायर कर रहे हैं। और मैंने ऐसे पीछे घूम के बोला, मैंने कहा अरे आप लोग गोली क्यों नहीं चला रहे हो यार, आप लोगों पे गोली आ रही, कोई मर जाएगा। और उन्होंने मुझे बोला तनुश्री इसलिए नहीं गोली चला रहे हैं क्योंकि ये लोग हमारे लोग हैं। जो गोली चला रहा है उधर से वो ब्रेन वॉश्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिविलियन मर जाए। हम लोग तो ट्रेंड है ना, वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन अंडर प्रोटोकॉल। बट हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है, दीज आर आवर ओन पीपल। हम अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, हमें पता है कैसे हैंडल करना है। और मैम मेरी उस दिन इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, जबकि वो लोग ऑथराइज्ड हैं, उन पे गोली चल रही है, वो बिल्कुल चला सकते हैं, ओपन फायर कर सकते हैं। उनमें से कितने सोल्जर्स मर रहे हैं मैम। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, चीजों को अच्छे से हैंडल किया जा सकता है अगर आप चाहें, युद्ध के हालात में भी। एब्सोल्युटली। कोई फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इंडिपेंडेंट मीडिया का? नहीं, आप तो फ्यूचर हैं, इसके अलावा क्या फ्यूचर? नहीं, वो तो जैसे सिर्फ इसलिए नहीं कि गोदी मीडिया है, वैसे भी जो इन्फॉर्मेशन लेने का जो तरीका है या हमारे दिन का टाइम कहाँ जाता है, उसी के तरीके से भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन का और ये सारी चीज़ों का पैटर्न बदल रहा है। अब मतलब अगर आज तक अगर कल को अच्छा भी काम करने लग जाए, तब भी लोग उसको यूट्यूब पे देखना पसंद करेंगे, इंस्टाग्राम पे उसके क्लिप्स कटना पसंद करेंगे, ट्विटर पे देखेंगे। तो फिर हाँ, एज ए प्लेटफॉर्म तो जो ये एक अच्छी चीज़ भी हुई है। हालांकि एक नुकसान भी हुआ है, एक अच्छा भी हुआ है। नुकसान ये है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उस पर कोई एडिटर नहीं बैठा हुआ जो एक जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ काम करे, है ना। कई बार हम लोग भी कुछ भी कर देते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर कोई एक संस्थान होता है, एक तो ये कि ऐसे पत्रकार को खरीदना भी बहुत ईजी है और ऐसे पत्रकार की आज़ादी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये खतरे और सुविधाएं दोनों हैं उसमें। एक पत्रकार को दबाना भी ईजी है, संस्थान को दबाना ईजी नहीं था। संस्थान लड़ जाता, वकील है, और एक पत्रकार को खरीदना भी बहुत ईजी है कि वो तुरंत 2 सेकंड में बिक भी जाएगा। पर यही है कि चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन टाइम जो है आने वाला, इवन यूट्यूब से भी वो शिफ्ट होके इंस्टाग्राम पे चला गया है। हम खुद ही मैं हुआ या ध्रुव राठी हुआ या नीतीश राजपूत, मेरी जब भी इनसे बात होती है तो यही होता है कि यार कुछ व्यूज कम हो रहे हैं क्या, ये लॉन्ग फॉर्म में भी लोग कम देख रहे हैं, अब वो सीधे इंस्टाग्राम पे ही जा रहे हैं। और इंस्टाग्राम तो रेवेन्यू वहाँ तो नहीं है।
इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली, जैसे यूट्यूब आपको डायरेक्टली पे करता है वॉच It's एड्स not के a लिए, monetizing तो ये तो platform. बड़ा खतरनाक बात है कि नहीं, इंस्टाग्राम अभी हमारा तो दिन कट जाएगा, हमारा टाइम कट लेकिन जाएगा। बाकी छोटे जो जिनको जर्नलिस्ट नहीं बल्कि बिल्कुल। आजकल कंटेंट क्रिएटर्स कहा जा रहा है, मुझे लगता है इस पर एक और बहस इस की पे जरूरत हाँ है। हाँ हाँ एक और मैम, एक चर्चा कल बड़ी जी। इंटरेस्टिंग चीज हो गई, हाँ। मैं बताऊंगी नहीं आपके शो पे, हाँ। बट ये बीजेपी की एक फीमेल मिनिस्टर का हाँ। मेरे पास मैसेज आया है और बड़ा प्यारा सा, द तनुश्री वी माइट नॉट सी आई टू आई व्हेन इट कम टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मैं कुछ बोलूंगी नहीं पब्लिकली, बट आई एम रूटिंग फॉर यू क्या बात इस है, स्पेस क्या में, बात है। क्योंकि एक चीज होती है, एक होती है लड़कियों के साथ बदतमीजी जो कि हुई है और आप उसके लिए ले रहे हो, तो मैं तो कल नाचू कि ये तो हेट करने वालों को हम प्यार करने वालों मुझे की लगता है टीम कि ये में सब छुप छुप के हमें देखते हैं, हाँ, छुप छुप के हमें प्यार तो पढ़ते हैं और करते प्यार करते हैं Amit छुप Pandey is छुप के। obsessed with me. I know that. What can I do? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो उम्मीद है दर्शकों आपको ये बहुत ही हमारा इनफॉर्मल गैर रिवायती तरीके से राउंड टेबल खाने के साथ, आपको खाने को तो नहीं मिला लेकिन कुछ देखने को जरूर मिला, पसंद आया होगा। हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ और लोगों को इस तरह की राउंड टेबल पे देखना चाहते हैं। एक और खास क्रेडिट देना चाहती हूँ कि इस राउंड टेबल के आइडिया का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो तनुश्री का था। बहुत बहुत शुक्रिया।